इस तज्जिए में चलिए सीधा एक निहायत अहम और बड़े पॉलिसी इशू पर गौर करते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड पर तजवीज़ करदा 81,000 करोड़ रुपए के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। डेटा और सोर्स मटेरियल की मदद से इस प्रोजेक्ट के हर पहलू का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जायजा लिया जाएगा, ताकि पॉलिसी एनालिस्ट्स और रिसर्चर्स इसके ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो चलिए इस डेटा ड्रिवन सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस ब्रीफिंग को आइए 6 हिस्सों में देखते हैं। पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, फिर इसकी माहौलियाती कीमत, वहां के कबाइल को लाहक खतरात, कानूनी और दस्तूरी मसाइल, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के दावों का तज्जिया और आखिर में इसके पीछे की कमर्शियल हकीकत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां इस मेगा प्रोजेक्ट का स्कोप और स्केल देखा जाएगा। 81,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये इस मेगा प्रोजेक्ट का अंदाजन मालियाती खर्च है। तजवीज़ के मुताबिक इसका पहला फेज साल 2028 तक मुकम्मल करके ऑपरेशनल करने का टारगेट सेट किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने भारी भरकम बजट में आखिर बनाया क्या जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद असलन 4 बड़े कंपोनेंट्स पर खड़ी हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ड्यूअल यूज एयरपोर्ट जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों मकासद के लिए होगा, एक 450 MVA का पावर प्लांट और सबसे अहम पॉइंट, एक पूरा कमर्शियल टाउनशिप। अब जरा सोचने की बात यह है कि इस टाउनशिप को 3.5 लाख से लेकर 6.5 लाख लोगों को बसाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस भीड़-भाड़ और इतनी बड़ी नई आबादी का इस खामोश जजीरा पर आखिर क्या असर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, माहौलियाती नुकसानात और डेटा का तजाद। यहां ये याद रखना जरूरी है कि 2013 में यूनेस्को ने इस आइलैंड के मुनफरिद ट्रॉपिकल इकोसिस्टम की वजह से इसे बायोस्फीयर रिजर्व करार दिया था। अब अगर माहौलियाती असरात की बात करें तो सरकारी एदाद-ओ-शुमार और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के डेटा में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। एक तरफ ऑफिशियल क्लेम यह है कि सिर्फ 1.82% जंगल कटेगा, यानी तकरीबन 7,11,000 दरख्त, लेकिन आज़ाद तहकीक कुछ और ही बताती है। उनके मुताबिक असल में ग्रेट निकोबार का लगभग 15% हिस्सा इसकी जद में आएगा, जिसका सीधा मतलब है 1 करोड़ तक सैकड़ों साल पुराने दरख्तों का कटना। ये फिगर्स अपने आप में एक बहुत बड़े माहौलियाती बहरान की तरफ इशारा करते हैं। सिर्फ दरख्त ही नहीं, ये आइलैंड कई ऐसी नायाब नस्लों का घर है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। मसलन लेदरबैक सी टर्टल्स, जिनकी 90% नेस्टिंग साइट्स इसी गैलेथिया बे पर हैं, उन्हें अब शदीद खतरा लाहक है। इसके साथ ही निकोबार लॉन्ग टेल मैकैक और निकोबार ट्री श्रू भी इस मुतासरा लिस्ट में शामिल हैं। और सबसे हैरान कुन बात, तकरीबन 16,000 कोरल कॉलोनीज को वहां से हटाने और रीलोकेट करने का इरादा जाहिर किया गया है, जिसे साइंसी माहिरीन एक इंतहाई रिस्की और अनप्रूवन तजर्बा मानते हैं। तीसरा हिस्सा वहां आबाद कबाइल को दरपेश खतरात और आबादियाती नुकसानात पर मबनी है। सिर्फ 29, ध्यान दीजिए, ये कोई आम सा नंबर नहीं है। 2011 की मरदुमशुमारी यानी सेंसस के हिसाब से वहां रहने वाले इंतहाई अलग थलग शोम्पेन कबीले की कुल आबादी सिर्फ इतनी ही थी। अब जब इस आइलैंड पर लाखों नए लोग बसाए जाएंगे तो इस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के वजूद पर सीधा और हलाकतखेज असर पड़ना तय है। ये एक बहुत संगीन मेडिकल हकीकत है। ये कबायली लोग सदियों से बाहरी दुनिया से मुकम्मल अलग थलग रहे हैं। इनके पास आम सी बीमारियों और पैथोजन से लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियात यानी इम्यूनिटी सिरे से मौजूद ही नहीं होती। इतने बड़े पैमाने पर जब बाहरी लोगों की आमद होगी तो उनके साथ आने वाली बीमारियां इन कबायलियों के लिए लिटरली जानलेवा साबित हो सकती हैं। और इस खदशे को ग्लोबली रिकग्नाइज किया गया है। दुनिया भर के 13 मुख्तलिफ देशों के जिनोसाइड एक्सपर्ट्स ने एक वाज़ेह बयान जारी किया है। उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट का साफ मतलब इन शोम्पेन कबायलियों के लिए मौत की सज़ा यानी एक डेथ सेंटेंस के बराबर होगा। ये आबादियाती तब्दीली इनकी नस्ल के मुकम्मल खात्मे का बाइस बन सकती है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, कानूनी बेज़ाब्तगियां और प्रोसीजरल मसाइल का जायजा। यहाँ कानून की ज़रूरतों और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आने लगता है। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत सब डिविजनल कमेटी में 2 शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स का होना लाजमी था, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ एक निकोबारेज मेंबर मौजूद था। फिर जिस लक्ष्मी नगर पंचायत की ग्राम सभा से जमीन की मंजूरी ली गई, वहां एक भी कबायली फर्द शामिल ही नहीं था। और तो और माहौलियाती असरात का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट महीनों या सालों में होना चाहिए था, उसे महज 6 से 7 दिन के अंदर पूरा कर लिया गया। प्रोसीजरल मसाइल का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1997 में गलेथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। 2020 तक के सरकारी नक्शों में यहाँ वसी कोरल रीफ्स ठीक ठाक नजर आ रहे थे, लेकिन जनवरी 2021 आते आते अचानक इसे सेंचुरी की लिस्ट से निकाल दिया गया और साल के आखिर तक इन कोरल रीफ्स को ऑफिशियल मैप से ही पूरी तरह गायब कर दिया गया, ठीक उस वक्त जब प्रोजेक्ट की क्लियरेंसेस पास की जा रही थी। पांचवां हिस्सा, अब हम थोड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के दावों और उनकी जियोपॉलिटिकल हकीकत को समझेंगे। अक्सर इस प्रोजेक्ट को डिफेंड करने के लिए ये दलील दी जाती है कि ये मलाक्का स्ट्रेट पर चीन की सप्लाई लाइंस को चोक करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ थोड़ी बेसिक ज्योग्राफी समझना ज़रूरी है। एक स्ट्रेट यानी आबनाई आखिर होती क्या है? बुनियादी तौर पर यह पानी का एक इंतहाई तंग कुदरती रास्ता होता है जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ता है। तो जब जियोपॉलिटिकल दावों और एक्चुअल ज्योग्राफी को सामने रखते हैं तो एक अजीम फर्क नजर आता है। असल स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का सबसे तंग हिस्सा सिंगापुर के पास है, जो सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है, यानी एक्चुअल चोक पॉइंट बिल्कुल वहां है। दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार आइलैंड खुले अंडमान सी में वाक़ है, जो इस स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर है। अब इतनी वसी दूरी से किसी समुद्री रास्ते को चोक करना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। और चलिए अगर एक पल के लिए फर्ज कर भी लिया जाए कि इस रास्ते को कंप्लीटली चोक किया जा सकता है, तब भी चाइना पिछले 2 दशकों में अपने लिए कई मुतबादिल रास्ते तैयार कर चुका है।
म्यांमार की सीधी ऑयल पाइपलाइंस हो या ग्वादर पोर्ट से जुड़ा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया की ओवरलैंड पाइपलाइंस हो, यूरोप तक डायरेक्ट ट्रेन कॉरिडोर्स और यहां तक के आर्कटिक शिपिंग रूट्स, इन तमाम मुतबादिल ऑप्शंस की मौजूदगी में सिर्फ एक अकेले मैरीटाइम रास्ते को रोकने का थ्रेट उतना मौसर साबित नहीं होता जितना कि क्लेम किया जा रहा है। अब आते हैं इस तज्जिए के छठे और आखिरी हिस्से पर, तिजारती हक़ाइक़ और इस मैसिव डेवलपमेंट का असल मकसद। अगर ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर प्योरली एक मिलिट्री जरूरत को पूरा नहीं करता तो असल मकसद है क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट से साफ जाहिर होता है कि इस क्लियर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक इंटीग्रेटेड कमर्शियल टाउनशिप के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें कसिनोज, लग्जरी रिजॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से कहीं ज्यादा जमीन का बड़ा हिस्सा प्योरली कमर्शियल, टूरिज्म और लीजर एक्टिविटीज के लिए प्लान किया गया है। इस कमर्शियल एंगल को इस हकीकत से भी तकवीयत मिलती है कि यहाँ प्राइवेट एंटरप्राइजेस का एक जबरदस्त फाइनेंशियल मफाद शामिल है। 11 बड़ी कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट के टेंडर में पहले ही अपने एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाए हैं और इनमें बड़े डोमेस्टिक पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कॉन्ग्लोमरेट्स का शामिल होना इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे छुपी हुई इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लानिंग को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। आखिर में इस मुद्दे पर एक निहायत फिक्र अंगेज सवाल उठता है, क्या एक ऐसी कमर्शियल टाउनशिप जिसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ज्यादातर क़यास आराइयों पर मबनी है, उसके लिए ऐसी अजीम माहौलियाती और आबादियाती तबाही का जवाब पेश किया जा सकता है? डेटा और हक़ाइक़ को सामने रखते हुए पॉलिसी एनालिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए यह सोचना इंतहाई लाजिम है कि इस मेगा प्रोजेक्ट का असल कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या निकल कर आता है। यह एक ऐसी ब्रीफिंग है जिस पर आगे चलकर और भी गौर करने की जरूरत है।